देखिए बेटा, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रूरल डेवलपमेंट। सर ये करंट चैलेंजेस वाली यूनिट का पार्ट है जिसकी वेटेज है 20 मार्क्स। कितने मार्क्स? 20। तो इसके अंदर सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, एक HCF, एक रूरल डेवलपमेंट, एक एम्प्लॉयमेंट और एक एनवायरमेंट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा बेटा? रूरल डेवलपमेंट। कौन सा बेटा? तो ये करंट चैलेंजेस का पार्ट है। इस समय हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या क्या मेजर इश्यूज हैं, तो एक वन ऑफ द इशू है बेटा क्या? रूरल डेवलपमेंट। सर बार बार रूरल डेवलपमेंट रूरल एरिया पे इतना एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं? रूरल डेवलपमेंट क्या होता है वो बात की बात है, पर रूरल एरिया की बात ही क्यों हो रही है? तो सर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे देश की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। कहां रहती है? रूरल एरिया में। आपकी एनसीईआरटी के अंदर महात्मा गांधी की एक कोट भी लिखी हुई है कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। इंडिया लिव्स इन इट्स, कि असली भारत तो भैया गांव में रहता है। अरे आप अपने शहर का एग्जांपल देख लो भाई, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 41 लाख लोग हैं। कितने? अब तो और बढ़ गए होंगे। ठीक है, जब तक मैं बात कर रहा, कोई डाउट यहाँ तक? तो 41 लाख लोग हैं। कितने? 41 लाख। और सदर ब्लॉक के अंदर जो सिटी है उसमें सिर्फ 4 लाख लोग रहते हैं। समझ रहे हो? तो बाकी सब कहाँ रहते हैं? आउटस्कर्ट्स में। कहाँ रहते हैं? आउटस्कर्ट्स। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का है रूरल एरिया में। तो भाई अगर आपको इंडिया को ग्रो कराना है तो आपको रूरल इकोनॉमी को तो डेवलप करना पड़ेगा। किसको? रूरल इकोनॉमी को। किसको? ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। चलो सर कैसे करें? तो सर जब हम रूरल डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने की बात करते हैं, तो देखते क्या है कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को अच्छा करो, ठीक है सर, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करो, ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो एग्रीकल्चर का, उनके लिए वेयर हाउसेस खुलवाओ। तो सारी जितने भी एक्टिविटीज इसके अंदर जो डिस्कस करी जा रही है इस चैप्टर के अंदर रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, रूरल एरिया को डेवलप करने की, वो सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा रीजन है कि सर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां रहती है? रूरल एरिया में। कहां रहती है बेटा? विलेजेस में। और जो मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी ऑफ वो एग्रीकल्चर में एंगेज है। किसमें बेटा? लगभग 2/3 जो रूरल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है। तो अगर आपको इंडिया को डेवलप करना है तो आपको रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना, और अगर आपको रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना है तो आपको एग्रीकल्चर को डेवलप करना। इसी वजह से सारे जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, जिन एक्टिविटीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। किससे? एग्रीकल्चर से। आया समझ में? तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है बेटा? रूरल डेवलपमेंट एक कंप्रेहेंसिव टर्म है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहते हो कि भाई हम कॉमर्स, है ना, 12th कर रहे हैं, कॉमर्स ली हुई है। तो सामने वाला अपने आप समझ जाता है ये अकाउंट्स, को BST पढ़ रहा है। मतलब ऐसा है या नहीं है? तो आप ऐसा तो नहीं कहते जी मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, जी मैं इको पढ़ रहा हूँ, मैं BST पढ़ रहा हूँ, मैं, है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी लिया हुआ है वो पढ़ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोलते आप। एक कंप्रेहेंसिव टर्म का भी यूज करते हो। तो ऐसी रूरल डेवलपमेंट भी एक कंप्रेहेंसिव टर्म है। तो अगर मैं बोल रहा हूं ना कि मैं रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि सरकार रूरल डेवलपमेंट कर रही है, तो इसका मतलब सरकार वो सारी एक्टिविटीज अंडरटेक कर रही है जिससे जो रूरल इकोनॉमी है, जो बैकवर्ड इकोनॉमी है, जो विलेज इकोनॉमी है, जो अभी तक अंडर डेवलप्ड है, ठीक है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं? अपलिफ्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको हम प्रॉस्पर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? उसको हम समृद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहां का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, चाहे वो रोड बनाना हो, चाहे बिजली पहुंचाना हो, ठीक है ना। तो वो क्या है? रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, कंप्रेहेंसिव टर्म है, जिसके अंदर हम वो सारी एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं जिससे हम रूरल इकोनॉमी को, जो विलेज इकोनॉमी है, उसको हम अपलिफ्ट कर पाए, उसको हम प्रॉस्पर बना पाए, उसके हम क्या कर पाए? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए। सोशल और तो रूरल डेवलपमेंट क्या है बेटा? एक कंप्रेहेंसिव टर्म है, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम वो सारी एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं जिससे हम क्या कर पाए? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए। किसका? रूरल इकोनॉमी का, या रूरल एरियाज का, विलेज इकोनॉमी का। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? और वो सारी एक्टिविटीज जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, जो हम अंडरटेक करते हैं, वो सारी किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से। किससे रिलेटेड? क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कहां, जो रूरल पॉपुलेशन है वो किसमें एंगेज है? एग्रीकल्चर में। किसमें? तो अगर हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर पाए तो हम रूरल इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे, और रूरल इकोनॉमी को डेवलप कर पाए तो हम इंडिया को डेवलप कर पाएंगे। किसको? इंडिया को। आया समझ में? क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है।
तो आज हम पहली एक्टिविटी जो डिस्कस करने जा रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के अंदर, वो क्या है बेटा? रूरल क्रेडिट। क्या बेटा? देखो बहुत सिंपल, आराम से समझना है। देखो सर, देयर इज अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, बिटवीन द क्रॉप सोइंग एंड क्रॉप हार्वेस्टिंग, बिटवीन द क्रॉप सोइंग एंड क्रॉप, भाई फसल बोने से लेकर फसल की कटाई तक काफी लंबा समय है। अब इस बीच में फार्मर को पैसे चाहिए ही चाहिए, इनपुट्स के लिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स के लिए, फिर घर के भी खर्चे हैं, है ना, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी हैं, हाउस होल्ड कोर्स भी हैं, प्लस और भी रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह भी होती हैं, दिवाली है, होली है, मैरिजेज हैं घर में, ठीक है ना। तो इस बीच में उसे बस पैसा चाहिए ही चाहिए, और आएगा कब? जब फसल कटेगी, जब फसल, चलो कोई बात नहीं, तब तक चलो वो पैसा कहीं से बोरो कर लेगा। पर प्रॉब्लम क्या है, उन्हें कोई पैसा देता नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत रिस्की है। क्या है? अगर पता लगा बारिश ज्यादा होगी तो दिक्कत, कम होगी तो दिक्कत, फसल ज्यादा उग गई तो रेट बिल्कुल गिर जाएगा। 2020 में 2 रुपए क्विंटल टमाटर बिका है, 6 रुपए क्विंटल भुट्टा बिका है आजाद मंडी के अंदर। कम हो गई तो दिक्कत, ज्यादा हो गई तो दिक्कत, तो बहुत रिस्की है। क्या है? इसलिए कोई उन्हें लोन, तो वो डिप्राइव्ड रह जाते हैं क्रेडिट से, तो वो जाते हैं इनफॉर्मल के पास, इनफॉर्मल क्रेडिट के पास, इनफॉर्मल सोर्सेस के पास, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के पास, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, साहूकार्स, जो लेंडर्स होते हैं, मनी लेंडर्स, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास जाते हैं और वो उनसे क्रेडिट लेते हैं। अब वो उनको क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट। क्या करते हैं? उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आया समझ में? अकाउंट्स में मैनिपुलेट करते हैं, है ना, बढ़ा दिया, है ना, एक आधी किस्तें खपा ली, करते हैं, क्योंकि ज्यादातर भाई अनएजुकेटेड होते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या करते हैं? हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करके, अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेट करके। आया समझ में? क्लियर हो गया यहां तक? तो वो बेचारे डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, विशियस सर्कल ऑफ डेट ट्रैप में। आया समझ में? तो ये एक समस्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना व्हाट इज द रोल ऑफ रूरल क्रेडिट, व्हाट इज द रोल ऑफ, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल क्रेडिट, तो आप ये सारी कहानी लिख के आओगे कि सर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत क्या है, एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है बिटवीन द क्रॉप सोइंग एंड क्रॉप हार्वेस्टिंग, और उसी बीच में पैसा चाहिए ही चाहिए, इनपुट्स के लिए, है ना, फर्टिलाइजर के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, सीड्स के लिए, टूल्स के लिए, और अपने घर के खर्चों के लिए। चलो वो ले भी ले तो उसे कोई देता नहीं है क्योंकि बहुत रिस्की है, तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के पास जाता है जो उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर कर, क्या कर कर, और एक्सप्लॉइट कर कर, इन शॉर्ट एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना, अकाउंट्स मैनिपुलेट कर कर। डन। तो इसलिए रूरल क्रेडिट की नीड है कि उनको चीपर और इजी वे में हम क्या प्रोवाइड करा सके, क्रेडिट प्रोवाइड कराया जा सके, जिससे उन्हें डेट ट्रैप में फंसने से हम बचा सके। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस सेटअप करी है। क्या करी है बेटा? जैसे उन्होंने सेटअप किया आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, है ना, होता है ना बेटा, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल। अब सर ये क्या है? तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जो वंचित हैं रूरल क्रेडिट से, उनको क्रेडिट मिल सके, इसके लिए आरआरबी खोले गए हैं, रीजनल रूरल बैंक। बेटा ये लाइनें लिखनी पड़ेंगी आपको। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो अब तक डिप्राइव्ड हैं बैंकिंग सिस्टम से, जिनको क्रेडिट अवेल नहीं हो पाता, उन्हें इजी और चीपर वे में क्रेडिट अवेल कराने के लिए आरआरबी हमने सेटअप करे। डन। फिर कुछ बड़े चीजों के लिए पैसा चाहिए तो हमने क्या सेटअप किया? लैंड डेवलपमेंट बैंक। क्या बेटा? जो लैंड को कोलेक्टरल रखकर, जो लैंड को मोर्टेज रखकर, गिरवी रखकर उन्हें लोन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लो फार्म की जो खेत है, फील्ड है, उसकी अगर फेंसिंग करानी है, नया लैंड परचेज करना है, पुराना लोन रीपे करना है, ट्रैक्टर खरीदना है, इक्विपमेंट खरीदना है, ट्यूबवेल लगानी है, ट्यूबनेट, या कुआं खुदवाना है, वेल खुदवाना है, कोई बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो उसके लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक लैंड को मोर्टेज रखकर उनको लोन ग्रांट करते हैं। तो दो हो गए, एक आरआरबी और एक लैंड डेवलपमेंट बैंक। अच्छा कमर्शियल बैंक तो है ही, कमर्शियल बैंक तो तुम्हें पता ही है क्या होते हैं, बट वो उन्हें लोन देते नहीं, बहुत कम देते हैं। क्यों? बैड डेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना, क्योंकि रिस्की है, तो कमर्शियल बैंक भी वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सोर्स है जो उन्हें क्रेडिट अवेल कराते हैं। बट आरआरबी और लैंड डेवलपमेंट बैंक मेनली उनके लिए ही है। कोई डाउट यहां तक? रूरल क्रेडिट के लिए, किसके लिए? डन। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब सरकार ने जो इंस्टीट्यूशन करने थे कर दिए, कुछ उन्होंने भी ट्राई करा फार्मर्स ने। तो एक आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट। क्या आता है? कोऑपरेटिव क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है, सारे फार्मर्स इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी रिसोर्सेज इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये लाइन लिखना, पूल ऑफ रिसोर्सेज, है ना, इकट्ठी कर लेते हैं, और जो भी नीडी
फार्मर होता है, जो भी नीडी मेंबर होता है, उसे चीपर रेट पर और इजी इंस्टॉलमेंट में लोन अवेलेबल करा देते हैं। तो एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो गई। क्या हो गई? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। डन, क्लियर हो गया। फिर अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा? सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या बेटा? सेल्फ हेल्प। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा 3-4 लाइनें सुन लो। इसे माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सोशल बैंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुन लो अच्छे से, एमसीक्यू वगैरह बनते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सोशल बैंकिंग। क्या बोलते हैं? इसे माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रहेगा। ये ना वुमेन ओरिएंटेड है। क्या है? हाँ, जैसे बहुत सारी औरतें मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेती हैं और सारी जो भी रिसोर्सेज होती है इकट्ठी कर लेती हैं और मिलकर कोई एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट शुरू करती हैं, है ना। जैसे एक लिज्जत पापड़ का एग्जांपल मैं देता हूँ, भाई 1500 रुपये से स्टार्ट हुआ था, 1500 करोड़ की कंपनी है ना। कुछ औरतों ने मिलकर शुरू किया था। लगभग 43 लाख के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये 2 चीजें याद रख लो इसके अंदर, एक तो वुमेन ओरिएंटेड है और थोड़ा एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, ठीक है ना। और क्या है बेटा? इसके 2 नाम याद रख लो, माइक्रो क्रेडिट और सोशल बैंकिंग। फिर एक लाइन और याद कर लो इसके अंदर, क्या? सेविंग हैबिट को एक तरीके से एनकरेज करने के लिए, है ना, थ्राइफ्ट को, सेविंग थ्राइफ्ट को एनकरेज करने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप यूज कर सकते हो। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर आपको लिखनी है बातें। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, जैसे सारे बैंकों के ऊपर क्या है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्या है? आरबीआई, कंट्रोलर, रेगुलेटर, सुपरवाइजर, जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। सिमिलरली नाबार्ड हमने सेटअप किया है, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। वो हमने सेटअप किया क्या करने के लिए? कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए उन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को जो रूरल बैंकिंग के अंदर एंगेज है, जो रूरल क्रेडिट के अंदर एंगेज है। ये देखता है, मॉनिटर करता है कि जो स्कीम्स रूरल एरियाज के लिए, फार्मर्स के लिए, फार्मिंग फैमिलीज के लिए हमने स्टार्ट करी गई है, उनका बेनिफिट उन तक पहुंच पा रहा है या नहीं। समझ आया? तो उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है। कौन? नाबार्ड। कौन बेटा? नाबार्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये सारे हमने इंस्टीट्यूट सेटअप करे रूरल क्रेडिट को इंप्रूव करने के लिए, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो अभी तक डिप्राइव्ड है, वंचित हैं रूरल क्रेडिट से, उनको क्रेडिट अवेलेबल हो सके। डन बेटा? अच्छा, इसमें क्या समस्याएं हैं? तो सर अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं। अगर हम अप्राइजल करें ना, इवेल्युएट करें, तो क्या क्या समस्या है? अभी भी इनके पास क्या? इनएडिक्वेट फंड्स हैं। क्या है? इनसफिशिएंट फंड की इतने सारे जो फार्मर्स हैं उनकी प्यास को बुझा सकें, क्रेडिट की नीड को फुलफिल कर सकें। अभी भी बहुत सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है जो अभी भी क्या है? डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं। किससे? रूरल क्रेडिट से। किससे? रूरल क्रेडिट से, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बेटा? बैड डेट की। किसकी? बैड डेट। लगभग 50% जो क्रेडिट है वो क्या हो जाता है बेटा? ओवर ड्यू। क्या? हाँ, वो ड्यू रहता है। क्या रहता है ना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। कर रहे हैं इसके लिए भी स्टेप्स। तो हमने पहले आपको प्रॉब्लम बताई कि क्या समस्या है अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले समझाया कि भैया मेजोरिटी पॉपुलेशन कहाँ रहती है? रूरल एरिया में। तो अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है तो हमें रूरल एरिया को डेवलप करना, और रूरल एरिया को करना है तो हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन किस में एंगेज है? एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? क्रेडिट की। तो उसमें समस्या थी, उसके लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप करे, अब उसमें भी समस्या है, उसके भी समाधान है। तो धीरे धीरे कर रहे हैं इंप्रूव। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, धीरे धीरे उनकी अप्रोच को हम चेंज कर रहे हैं, है ना, बैंकिंग अप्रोच को। खैर इसमें नहीं जाते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई डाउट यहां तक? अच्छा सर, दूसरी क्या प्रॉब्लम है? दूसरी प्रॉब्लम है बेटा एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। किसकी बेटा? सिर्फ फसल उगाते टाइम समस्या नहीं है क्रेडिट की। अब फसल अगर उगा भी ली ना कहीं से क्रेडिट लेकर, लोन लेकर, फसल उगाने के बाद भी समस्या है। फसल उगाने के, आपने फसल उगाई, इल्ड आपने कल्टीवेट करी, उसके बाद उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने तक, ठीक है, घरों तक पहुंचाने तक जो प्रोसेस चलती है उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फसल की कटाई से लेकर फसल को कंज्यूमर तक पहुंचाने तक जो प्रोसेस चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फसल की कटाई से लेकर उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने तक, उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक जो प्रोसेस चलती है उसे क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। समझ रहे हो? क्लियर हो गया यहां तक भाई? और
समस्या क्या है, इस पूरी प्रोसेस में प्रॉब्लम है, इस पूरी, बेटा ध्यान से सुनना भाई। पहली क्या समस्या है, आपने कोई फसल उगाई, अब ये सब क्या होती है, पेरिशेबल क्या होती है, इनकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, इनका लाइफ स्पेन क्या होता है, खराब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। अब इसका फायदा कौन उठाता है, जो मिडल मैन है, जो आड़ती है। इन्हें पता है इनके पास वेयर हाउस तो है नहीं कि ये स्टोर करके रख लें, तो इन्हें बेचना तो, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं कि मार्केट ले जाकर, इन्हें इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि मार्केट में रेट क्या, तो ये क्या करते हैं, उनसे इक्के दुक्के दामों में फसलें खरीद लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। क्या बोलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पूरी प्रोसेस में ही समस्या है, स्टोर वो कर नहीं सकते, वेयर हाउस नहीं है, मार्केट वाले जाके बेच नहीं सकते, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है। इसका सारा फायदा फिर आड़ती उठाते हैं। कोई डाउट यहां तक? तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फसल की कटाई से लेकर उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने तक। आया समझ में? तो उसे क्या बोलते हैं हम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है भाई। पहले क्या होगा भाई, मान लो चाय का एग्जांपल दिया हुआ है हमने कि भाई मान लो असम दार्जिलिंग में पहले जो टी लीव्स है उनकी उनको प्लग किया, तोड़ा, फिर उनकी प्रोसेसिंग होगी, उनसे टी क्यूब्स बनते हैं जो आप यूज करते हो, प्रोसेस्ड टी जो होती है, फिर उनकी ग्रेडिंग होगी, जो अच्छी क्वालिटी के वो अलग, जो बेकार क्वालिटी के वो अलग, है ना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। होगी या नहीं होगी? जो बेस्ट क्वालिटी हो तो इंडिया में बिकती हो तो सब बाहर हो जाती है एक्सपोर्ट। जैसे आम में भी ऐसी होता है, सिर्फ लंगड़ा लूला यहाँ मिलता है, पता है, लंगड़ा आम ये सब, जो एल्फेंजो है वो तो सब बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है, यहाँ के लिए तो यही बच जाता है लंगड़ा लूला। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? तो पहले क्या होगी, उसकी हार्वेस्टिंग, फिर उसकी प्रोसेसिंग, फिर उसे प्रोसेस करने के बाद ग्रेडिंग, फिर पैकेजिंग, पैकेजिंग भी एक बहुत बड़ा रोल है ना, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्टोरेज होता है। तो इस पूरी प्रोसेस में ही समस्या है, ना वेयर हाउस है, ना ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। डन। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या आता है, असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द नेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सिंपल। डन। तो अब क्या करें, तो सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे बड़ा जो स्टेप लिया उन्होंने वो क्या किया है, एपीएमसी। क्या बेटा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, देखो लॉन्ग रन के लिए तो सरकार कर ही रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप कर ही रही है, रोड है ना अच्छी बना रही है, वेयर हाउसेज बना रही है ना, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव कर रही है, इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो चैनल खोले हुए हैं जैसे किसान वाणी, जन जागृति, ऐसे बहुत सारी मैगजीन्स हैं, लेबोरेटरी सेटअप करी हुई है फार्मर्स के लिए, है ना, रेडियो चैनल्स बनाए हुए हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, बट उसमें टाइम लगेगा। इमीडिएट क्या करें, तो उसके लिए क्या करा, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मंडीज बनाई है। क्या बनाई है? तो क्या होती है मंडी, है ना, एक प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट करा कि जितने भी ट्रेडर्स होंगे ना उनको रजिस्टर्ड करेंगे ये, ठीक है, और फार्मर्स अपनी फसलें लेकर आएंगे, अपनी इल्ड, अपनी पैदावार, ठीक है, और वहां पर ट्रेडर बोली लगाएंगे, जो भी ज्यादा दाम देगा फार्मर उसको वो अपनी फसल, इस तरीके से फार्मर को हम क्या बनाएंगे, प्राइस टेकर, प्राइस मेकर। क्या बेटा? प्राइस, वो प्राइस खुद डिसाइड कर पाएगा। अभी तक समस्या क्या थी, क्योंकि उसके बाद वेयर हाउस तो था नहीं, स्टोर वो कर नहीं सकता, रुक हो सकता नहीं था, उसे पता टमाटर है आज तो बिक भी रहा, कल तो इसकी केचप बन जाएगी, गली भी नहीं मिलने का। ट्रांसपोर्टेशन है नहीं कि वो शहर ले जाके अपनी फसल को बेच सके, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि मार्केट में क्या दाम चल रहा है, तो इक्के दुक्के दामों में फसल आड़ती उससे खरीद लेता था, डिस्ट्रेस सेल। क्या बेटा? डिस्ट्रेस सेल। तो अभी तक वो क्या था, प्राइस टेकर, वो प्राइस मेकर। हमारे देश का फार्मर इकलौता ऐसा फार्मर है जो इनपुट तो महंगे दामों पे खरीद रहा है, क्योंकि कम जमीन है हमारे देश के अंदर। 65% फार्मर्स अभी भी ऐसे हैं जो 2.5 एकड़ से कम की जमीन पे खेती कर रहे हैं। डन। तो हो क्या रहा है, इनपुट तो सस्ते दामों पे खरीद रहे हैं, किस पे? क्योंकि कम चाहिए। इनपुट तो महंगे दामों पे खरीद रहे हैं क्योंकि कम चाहिए, क्योंकि ठीक है ना, महंगे दामों पे खरीद रहे हैं क्योंकि उनको कम चाहिए। और जब फसल बेचने जाते हैं, अब थोड़ी फसल है, अब डायरेक्ट कंपनी तो खरीदेगी नहीं, अब शक्ति बोक थोड़ी ना खरीदेगी 2-3 क्विंटल गेहूं, तो आड़ती को बेचने पड़ेंगे, वो तो डायरेक्ट हजारों क्विंटल खरीदेंगे किसी बड़े मिडलमैन से। तो क्योंकि आउटपुट कम है तो उनकी जो बार्गेन पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनकी जो बार्गेन पावर है वो क्या हो जाती है, तो इनपुट तो महंगे दामों में खरीद रहे हैं और आउटपुट सस्ते दाम, तो वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर। तो ये एक समस्या है। तो
तो इसका समाधान सरकार ने निकाला, क्या कर एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया जिससे ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। क्या लाई जा सके? ट्रेडर आएंगे, रजिस्टर्ड होंगे, फार्मर अपनी फसल लेकर आएंगे, बोली लगाएंगे, जो ज्यादा दाम देगा उनको वो बेच देंगे। पर इसमें भी समस्या, वो जो ट्रेडर होते थे वो बाहर पहले ही कार्टेल बना लेते थे कि भाई अंदर जाकर इससे ज्यादा हम बोली। अब बेचारा फार्मर इतनी दूर फसल भी लेके आया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी करा उसने, लोडिंग अनलोडिंग का, और जाके क्या देखता है, वही दाम मिल रहा है जो उसको गांव में मिल रहा था। तो हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 6% फार्मर ऐसे हैं जो फसल मंडी के थ्रू बेचते हैं, बाकी सब बाहर बिकती है। समझ आया? क्योंकि वो क्या बना लेते हैं? कार्टेल। क्या बना लेते हैं? अब मंडी है इतनी कम, सिर्फ 7,000 मंडी है, और जबकि एग्रीकल्चर जो कमीशन कहती है वो कहती है हर 5 स्क्वायर किलोमीटर में एक मंडी होनी चाहिए। तो मंडी कम है तो दूर दूर पड़ती है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा आता है। चलो वहां लेके भी जाएं तो वहां फिर वो कार्टेल बना लेते हैं, वो ज्यादा दाम देते नहीं, तो इसके कारण सारी वो फिर गांव में ही बेचनी पड़ती है उन्हें इक्के दुक्के दामों में। तो ये समस्या। फिर सरकार ने क्या करा, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार डेवलप कर ही रही है, उसमें तो टाइम लगेगा, तो सरकार ने कुछ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करे, जिसका आज मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है ना। बैठे नहीं है सारे फार्मर्स हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर घेर के, सिंगूर बॉर्डर, है ना, तो सारा मुद्दा एमएसपी का ही तो है। तो क्या है भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस? इसमें सरकार क्या करती है कि मान लो जब एक्सेस डिमांड हो जाती है, क्या हो जाती है? एक्सेस सप्लाई, सॉरी बम्पर क्रॉप। क्या बेटा? जब एक्सेस सप्लाई हो जाती है तो क्या होता है, जब एक्सेस सप्लाई हो ना तो पता है ट्रेडर को, भाई इनके पास तो सप्लाई है, वेयर हाउस है नहीं, स्टोर कर नहीं सकते, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो एक के दुक्के दाम में बेच देंगे। तो सरकार ये सब ना हो, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बीच में इंटरवेन करती है और एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि इससे कम में वो फसल नहीं बेचेंगे। इसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि इससे कम प्राइस पे आप फसल नहीं बेचोगे, तो इसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब सरकार ने तो फिक्स कर दिया कि इससे कम नहीं बेचोगे, तो क्या लोग खरीद लेंगे? उन्हें तो पता इस बार बम्पर क्रॉप हुई है, वेयर हाउस है नहीं है स्टोर कर सके, तो बेचेंगे। तो सरकार कहेगी भाई कोई ना खरीदे, कोई टेंशन ना लो, एफसीआई का गोडाउन बने हुए हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, तुम हमारे पास ले आओ, हम चाहे एक्सपोर्ट करें, चाहे बफर स्टॉक के लिए मेंटेन करें, फ्यूचर अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए, फेमाइन वगैरह के लिए, या हम पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, राशन शॉप के थ्रू जो बीबीएल फैमिली है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो हम पे छोड़ दो, तुम हमारे पास ले आओ, हम ले लेंगे। अब इसमें भी दिक्कत होती है क्या? अब भाई फार्मर सोचता है कि यार एमएसपी सेट हुई भी, मान लो 400 रुपये क्विंटल है गन्ने की इस समय, कि भाई हम तो 400 रुपये क्विंटल में बेचेंगे, सरकार ने एमएसपी दी हुई है। अब जो ट्रेडर होता है वहां पे, वो कहता है भाई हम तो 200 या 250 रुपये देंगे, वो कहेगा एमएसपी तो 400 है, मैं तो 400 में दूंगा, कहेगा भाई हम तो इतनी देंगे, जा तुझे मन है तो जाके तू बेचा। और वो जाता है गोडाउन में एफसीआई के लोड करके, और वहां जाके क्या होता है, भारी रोक देते हैं कि आज बाबूजी नहीं आए, चलो जी ठीक है भाई, घर जा देता है, कल फिर जाता है, फिर रोक देते हैं जी आज बाबूजी। अब भाई साहब तीसरे दिन वो सोचेगा कि अगर आज बाबूजी नहीं आए मेरा बाबूजी बन जाएगा, वो बेचारा लोड करेगा, अनलोड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, तो कहेगा भाई इससे अच्छा तो मैं यहीं भेज देता हूँ 250 रुपये में, ठीक है जी, भेज दे उन्हें 250 में। अब वो बाबूजी निकल के आए, हाँ भाई कितने में खरीदा? कह रहा जी 250 में, ले 300 पकड़, और सारा माल गोडाउन में ले गए। एंट्री कितने की करी? 400, 100 रुपये ब्यूरोक्रेट की जेब में। कोई डाउट यहाँ तक? तो करप्शन, क्या बेटा समस्याएं हैं, कोई डाउट? तो पहला सरकार ने क्या मेजर लिया? एपीएमसी, दूसरा लिया एमएसपी, और तीसरा लिया क्या बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर सरकार ने कहा चलो तुम खुद कुछ कर लो भाई कुछ, तो एक तरीका है क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या बेटा? उस पर भी आएंगे, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अब देखो होता क्या है कि आप किसी नॉन ब्रांड से अगर प्रोडक्ट का खरीदते हो ना, जैसे ये कोई भी बर्गर की दुकान है, कोई भी फास्ट फूड जॉइंट है, आप उसके बर्गर खरीदते हो, तो होता क्या है, कभी तो जो बन होता है वो सॉफ्ट होता है, कभी हार्ड होता है, उसके अंदर की जो आलू पैटी है वो कभी क्रिस्पी होती है, कभी अंडर कुक होती है, कभी मेयोनीज ज्यादा होती है, कभी मेयोनीज, तो अनस्टैंडर्डाइज होता है। क्या होता है? पर जो बड़ी ब्रांड्स है वो ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि कस्टमर का जो यूटिलिटी है, जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वो अफेक्ट होगी, ठीक है ना। जैसे हम मैकडी चले जाओ,
किसी भी आउटलेट पे खरीद लो आप, आपको लगभग टेस्ट सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम। क्यों? उनका हर चीज फिक्स है, स्टैंडर्डाइज है। तो वो क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल वो एक्वायर करते हैं वो एक जैसा करते हैं, पूरे पूरे गांव के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई आप हमारे लिए आलू उगाओगे, हम आपको बताएंगे आलू कैसे उगाना है, हम आपको कुछ एडवांस भी देंगे, वो आपको हेल्प भी करेगा, तो रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। ठीक है, पर आप हमारे लिए ही उगाओगे, हम सारा एक्वायर कर लेंगे। अब इसमें दोनों को फायदा है, रेट पहले ही फिक्स हो गया। अब अगर रेट बढ़ गया तो कंपनी को फायदा, रेट घट गया तो फार्मर को फायदा, तो प्राइस फ्लक्चुएशन से बच जाते हैं। तो ये बढ़िया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे पेप्सिको वगैरह हैं, लेज वगैरह के चिप्स वगैरह जो बनते हैं आलू के लिए, पहले ही वो फिक्स कर लेते हैं। पर इसमें भी एक थोड़ी सी समस्या है, क्या कि ये ना जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वन साइडेड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बायस। जैसे बना लिया तो कुछ टेक्निकलिटी या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशंस अपने अकॉर्डिंग अपने फेवर में रख ली, तो वो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अभी केस सामने आया था कि पेप्सिको कंपनी ने पंजाब के फार्मर्स के ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी कि तुमने लीक कर दिया, भाई हमने तुम्हें सिखाया था ना आलू कैसे उगाना है, वो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो वैसा ही उगा रहे हैं, तो उन पे पेनल्टी लगा दिया। बताओ फार्मर केस लड़ते फिरेंगे या खेती करेंगे? तो ये एक छोटी मोटी समस्या है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? फिर एक इसके अंदर आता है क्या बेटा? कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव सर काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमूल। क्या बेटा? तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या होता है, सारे फार्मर्स इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी जो आउटपुट है, जो अपना प्रोड्यूस है, वो इकट्ठा कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो अकेले बेचने जाएंगे 2-3 क्विंटल गेहूं तो कोई भी दाम नहीं देगा, है ना। पर अगर इकट्ठे बेचने जाएंगे, सीधा शक्ति भोग में जाएंगे, ले भाई इतना क्विंटल हमारे पे गेहूं है, ये ले इसका सैंपल, बता भाई क्या रेट देगा। तो बीच में जो मिडल मैन है उन्हें वो एलिमिनेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? तो ये फंडा है, बीच में क्या कर पाएंगे? वो एलिमिनेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। डन बेटा। तो डायरेक्ट वो कंपनी से डील करेंगे, तो इससे वो क्या, इससे जो मिडल मैन को पैसा जाना था वो बचा पाएंगे। डन। तो इसमें क्या करते हैं, वो सारे अपने जो प्रोड्यूस होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं और डायरेक्ट कंपनी को बेच देते हैं। अच्छा, इसमें एक और फायदा होगा, इनपुट जब खरीदेंगे तो वो भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जब बल्क में खरीदेंगे, डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदेंगे। जो मेजर समस्या थी कि इनपुट महंगा आ रहा था, आउटपुट सस्ता जा रहा था, वो कहीं ना कहीं यहां पर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अमूल। तो एक ऑपरेशन फ्लड चला था, है ना, 1970 में, तो वो इसी को डिपिक्ट करता है। तो याद रखना, ऑपरेशन फ्लड 1970। ठीक है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे जिन्होंने कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी। वो चाहते तो कंपनी बना सकते थे, बट उन्होंने क्या बनाई? कोई डाउट यहां तक? समझ आया? तो अमूल, तो वो भी यही करता था भाई, जो डेयरी फार्मर थे उन्हें सही दाम मिल नहीं पाता था, तो उन्होंने क्या करा, सबने मिलकर इकट्ठा किया, तो उसकी ब्रांडिंग करी, पैकेजिंग करी, उसे स्टैंडर्डाइज करा और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचा। डायरेक्ट आज भी अमूल 20% अपने पास रखता है और 80% फार्मर्स को दे देता है। तो उनकी जो इनकम है वो बढ़ गई। क्या हो गई? इनकम। डन। तो ये क्या है? व्हाइट रिवोल्यूशन लेकर आया था। क्या लेकर आया था? एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है बेटा, व्हीट और राइस के लिए HYV सीड्स के थ्रू, और एक ये व्हाइट रिवोल्यूशन, और एक गोल्डन भी है, अभी पढ़ेंगे। कोई डाउट यहां तक? तो ये व्हाइट रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड 1970, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कोई डाउट यहां तक? कोई क्वेरी? डन। तो ये कुछ तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव कर। चलिए, अब बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, 5-5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखो भाई जब तुम्हें पता है कि जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल में है और जो मेजोरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से ही ओवरबर्डन है, एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से ही और रिस्की है। क्या है? क्योंकि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर आप कोई इंडस्ट्री के अंदर गुड बना रहे हो मैन मेड, तो उसकी प्रोडक्शन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। सप्लाई क्या है? आपके कंट्रोल में है, बट ये क्या है? नेचर पे डिपेंडेंट है। क्या है? सप्लाई इनइलास्टिक है। एक बार आपने फसल बो दी, अब तो वो उगेगी, समझ रहे हो? तो आप उन्हें घटा बढ़ा, तो रिस्की है ये। क्या है? ज्यादा हो गई तो दिक्कत, कम हो गई। पर इंडस्ट्रियल में क्या है? यहां नहीं बिकेगा, कहीं और बिक जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया यहां तक? या बीच में रुकवा दो, पर इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। तो इससे बढ़िया है ना कि हम अपनी जो वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है उसे हम शिफ्ट कर दें। क्या कर दें?
है ना, किसके अंदर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर, किसके अंदर, तो उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाई करो ना, डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर एंगेज हो जाओ। तो शिफ्ट कर दो वर्कफोर्स को एग्रीकल्चर से या फार्मिंग से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पे, फार्मिंग से। तो ये कहते हैं दो तरीके से कर सकते हैं हम ये। एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है कि आप सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग पे शिफ्ट हो जाओ, कि एटलीस्ट आप अपने खेत में एक फसल ना होगा कि कम से कम एक से ज्यादा फसल होगा, एक खराब होगी तो कम से कम दूसरी तो आपको बचा लेगी। तो उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और एक होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जब आप शिफ्ट हो जाते हो फार्मिंग से नॉन फार्मिंग पे या फार्मिंग एलाइड एक्टिविटीज पे, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज पे। अरे जरूरी है क्या कोर फार्मिंग करनी, फूड ग्रेन वगैरह उगाने, जरूरी है क्या? आप कुछ और कर लो यार, आप हॉर्टिकल्चर कर लो। क्या कर लो? अरे क्या कर लो, है ना, फ्रूट्स और फ्लावर्स। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है हॉर्टिकल्चर के अंदर, ठीक है ना, उसकी भी बहुत डिमांड है। अरे आप एनिमल हस्बेंड्री कर लो। सर एनिमल हस्बेंड्री क्या है? पशुपालन, केयरिंग, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। केयरिंग मतलब ध्यान रखकर, केयरिंग मतलब दैट इज केयरिंग। रेयरिंग मतलब जैसे शिप से वुल, है ना, चिकन से एग्स, है ना, तो सिल्क वॉर्म से सिल्क, जिसे हम एपीकल्चर भी बोलते हैं और सेरिकल्चर भी बोलते हैं, है ना, बीज से, मधुमक्खियों से शहद, एपीकल्चर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया रियरिंग। क्या हो गया? रियर करना, है ना, रियरिंग करना, शिप से वुल, इस तरीके से। तो केयरिंग, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब फर्दर रिप्रोडक्शन, फर्दर रिप्रोडक्शन मतलब जैसे और चिकन से और चिकन्स बनाना, है ना, तो उनको उससे मीट, तो वो तो हो गया रेयरिंग, है ना। चिकन ऐसे भी बिकते हैं, तो दैट इज रिप्रोडक्शन। क्या हो गया? तो केयरिंग, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, केयरिंग, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ, तो ये कर लो भाई। डेयरी फार्मिंग कर लो, डेयरी एनिमल्स की केयरिंग, रेयरिंग और ब्रीडिंग। किसकी? डेयरी एनिमल्स की, बफेलो और काऊ की। फिशरीज कर लो, अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हो तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो आप वहां पे वो कर लो फिशरीज, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज। जरूरी नहीं सिर्फ फिशेस, क्रैब्स वगैरह, केकड़े वगैरह, ये सब भी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको क्या मिलेगी? एक एडिशनल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? जिससे आपका जो लेवल ऑफ इनकम है वो बढ़ेगा, जो रिस्क है वो कम होगा, है ना। क्लियर है? क्या होगा? रिस्क, पॉवर्टी से जल्दी हम बाहर निकाल पाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, है ना। तो ये सारे इसके फायदे हैं, ठीक है। दैट्स इट, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में बस यही है। डन। अब वो एक छोटा सा टॉपिक है, क्या बेटा? बेटा एक और चीज, क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर को हम? गोल्डन रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन तो वीट और राइस के लिए था, HYV सीड के थ्रू। व्हाइट रेवोल्यूशन अमूल वाला एग्जांपल याद रखना, मिल्क के लिए। और ऐसी है कौन सा बेटा? गोल्डन रिवोल्यूशन किसके लिए? हॉर्टिकल्चर के लिए, फ्रूट्स और फ्लावर्स के लिए। डन बेटा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या बेटा? देखो बड़ा सिंपल सा मतलब है कि फार्मिंग करना कैसे बेटा? ऑर्गेनिकली, नेचुरली, इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड्स का ना इस्तेमाल कर नेचुरली फार्मिंग करना, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या बोलते हैं? तो इट इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन विदाउट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिकली। ठीक है ना? कोई डाउट यहां तक? तो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है वो पता होना चाहिए आपको, और जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसान है वो आपको पता होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर आप ऑर्गेनिकली करोगे, कैसे बेटा? तो देखो भाई, नुकसान भी और फायदे भी हैं। नुकसान क्या है कि यार इसमें ना टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो, ठीक है, लेबर आपको ज्यादा चाहिए, ठीक है। प्लस आप सिर्फ सीजनेबल क्रॉप उगा सकते हो, गोभी का सीजन है तो आप गोभी तभी उगा पाओगे। यहां तो क्या होता है, पेस्टिसाइड वगैरह फर्टिलाइजर यूज करके आप किसी भी क्रॉप को आप प्रोड्यूस कर सकते हो किसी भी सीजन में, है ना। बट ऑर्गेनिकली आप सिर्फ सीजनेबल क्रॉप प्रोड्यूस कर पाओगे। कौन सी? सिर्फ सीजनेबल। टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, टाइम। अच्छा, शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। क्या होती है? खराब हो जाता है क्योंकि पेस्टिसाइड प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होते। क्या नहीं यूज होते? तो शेल्फ लाइफ कम होती है। क्या होती है? डन। अब यही सब केमिकल के फायदे हैं। अगर हम कन्वेंशनल तरीके से करते हैं तो क्या शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, हम किसी भी वेदर में कोई सी भी फसल खा सकते हैं उगाकर, ठीक है ना। और क्या है बेटा, आपको टाइम कम लगता है, ज्यादा फसल उग पाती है। रात को इंजेक्शन लगाए, सुबह लौकी इतनी बड़ी,
कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? तो टाइम कम लगता है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो फायदे हैं। जो कन्वेंशनल के फायदे हैं वो इसके नुकसान है। पर ऑर्गेनिक के फायदे क्या है कि सर हेल्दी है। क्या है? क्योंकि केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना, वरना क्या हो रहा है, ये जो प्रिजर्वेटिव्स, ये जो केमिकल्स हमारी बॉडी इनटेक करती है, उससे इम्यूनिटी सिस्टम, है ना, स्किन प्रॉब्लम्स, डाइजेशन, गट हेल्थ सब खराब हो जाती है। कोई डाउट यहां तक? डन। तो एक तो हेल्थ बड़ा कि हेल्दी, एक हेल्थ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी फूड होता है। क्या होता है? डन। क्लियर है यहां तक? न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन रहती है। क्या रहती है? न्यूट्रिशनल वैल्यू। डन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? फिर क्या होता है, अगर आप केमिकल से उगाओगे तो क्या होता है भाई, जो एनिमल्स हैं वो तो नहीं धोके खाएंगे, हम ही आलस कर जाते हैं, तो वो कैसे, वो तो कर ही नहीं सकते, तो एनिमल्स को भी नुकसान होता है ना, लाइव स्टॉक को, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में वो भी बच जाता है। ऑर्गेनिक में बस यही सारे फायदे और यही सारे नुकसान है। कोई डाउट यहां तक? डन। क्लियर हो गया यहां तक? तो ऑर्गेनिकली क्या होगा, पैदावार भी कम होती है क्योंकि आप केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, है ना, और कन्वेंशनल में पैदावार भी ज्यादा होती है, पैदावार भी। डन यहां तक? अच्छा, कन्वेंशनल में जो आप इनपुट इस्तेमाल करते हो, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, तो एक्सपेंसिव इनपुट। पर ऑर्गेनिक में क्या है, वो चीपर इनपुट, क्योंकि वो काउ डंग, काउ यूरिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। डन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। कोई क्वेरी यहां तक? ये तो बचपन से पढ़ते थे। लास्ट टॉपिक क्या बेटा? रोल ऑफ आईटी। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में? देखो जी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आराम से। भाई अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, जैसे सैटेलाइट्स वगैरह हो गई, है ना, सोलर मैपिंग हो गई, है ना, वेदर फोरकास्टिंग हो गई, तो उससे हम पहले ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाएंगे ना फार्मर्स को कि कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी, कब सूखा पड़ सकता है। तो इससे हम अवॉइड कर सकते हैं शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ वेदर फोरकास्ट करके, फ्लड, फेमाइन, इसके पहले ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। दूसरा, फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे रेडियो चैनल है, उसमें किसान वाणी के नाम से चैनल है जो किसानों को बताते हैं भाई कौन सा फर्टिलाइजर, कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए, क्या रेट चल रहा है मंडी में, ये सब तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सकती है। क्या बेटा? फिर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। क्या होगी बेटा? क्या जनरेट होगी? एम्प्लॉयमेंट। क्या बेटा? तो ये सारे फायदे हैं किसके? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूरल डेवलपमेंट में। कोई क्वेरी? चैप्टर स्वाहा।